पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए हैं, फाइनेंस से, रेवेन्यू से, कट मोशन से रिलेटेड, उन सब का जवाब भी दे सकूं। मुझे अफसोस है कि बहुत सारे लोग चले गए हैं जिन्होंने बड़ी पुरजोश तकारीर की थी, लेकिन जब एक ट्वीट की बुनियाद पे या कोई एक छोटी मोटी सी खबर की बुनियाद पे तकरीर कर दी जाए तो पता होता है कि उन फिगर्स को डिफेंड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि नवीद कमर साहब ने हमेशा की तरह बड़ी मुद्दल तकरीर की, और मैं हमेशा इनकी तकरीर को बड़े गौर से सुनता हूँ क्योंकि ये ख़ुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी उन्होंने सवाल उठाया कि उसको आपने क्यों मरकूज़ बनाया या उससे आप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि वो क्यों ऐसे है। देखें, हमारा पाकिस्तान की जो अकीलीज़ हील रही है इकॉनमी की, अगर आप पिछले 20 साल में देखें तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है। छोटे छोटे ग्रोथ के फेजेस आए हैं और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काबू से बाहर हुआ है। जो अगली हुकूमत आई है उसको स्टेबलाइजेशन में जाना पड़ा है। उस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से स्टेबलाइजेशन में जाना पड़ा, जिससे जीडीपी ग्रोथ की रेट जो है वो सफ़र करता है। उससे आपको करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ती है, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज़ करना पड़ता है। ये मेरे से बेहतर इनको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि जब इनकी हुकूमत आई थी तो इनको भी एक करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना था। उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन थी वो नेगेटिव नहीं थी इंटरनेशनल क्रेडिट रिजर्व्स की, जिस तरह हमारे दौर में थी। तो कुछ फाइनेंस करने के लिए कवर मौजूद था, लेकिन बहरहाल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उसकी तादाद बड़ी थी और इन्हें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी। पहले साल में इनकी जो मईशत की ग्रोथ की रफ्तार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो 1% से भी नीचे चली गई थी। 0.4% के करीब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, चली गई थी। क्यों वाई? करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। So that is why the current account deficit is so essential when we dispassionately look at the things कि in Pakistan हम जब थोड़े से ग्रोथ फेज में जाते हैं, क्योंकि हमारा सेविंग्स रेट इतना लो है, इन्वेस्टमेंट रेट इतना लो है, वो कंजम्पशन में स्पिल ओवर होता है, इंपोर्ट्स में स्पिल ओवर होता है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स ब्लीड करने शुरू कर देते हैं, स्पेशली इफ यू हैव एन ओवर वैल्यूड करेंसी जिसको डिफेंड करने के लिए अलहदा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए। तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत हम देते हैं, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की इसकी जो ग्रोथ होती है वो अकीलीज़ हील रही है। और डेट रीपेमेंट का भी इससे ताल्लुक है, क्योंकि ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ डाउन कर रहा है, तो आपने जितनी डेट रीपेमेंट करनी है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है। और ऐसे हुआ 2018 में कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून वाले हुकूमत छोड़ के गए तो क्या वजह है कि ग्रोथ रेट 5% पे था, 5.4 पे, लेकिन मूडीज इंटरनेशनल जो था उन्होंने इनकी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया। क्यों? आईएमएफ ने मार्च 2018 में रिपोर्ट शाया की कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी खतरे में है, विच इज़ अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि यू आर नियरिंग डिफॉल्ट, यू नो व्हाई। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की वीकनेस की वजह से हो रहा था। तो इससे ग्रोथ भी लिंक्ड है, इससे इन्फ्लेशन भी लिंक्ड है, इससे इंटरेस्ट रेट्स भी लिंक्ड हैं, इससे डिवैल्यूएशन भी लिंक्ड है। सो इट डज होल्ड अ प्रीटी सिग्निफिकेंट प्लेस इन अ स्कीम ऑफ थिंग्स। माइनॉरिटीज़ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर उन्होंने एक पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया, एंड आई विल चेक इट विद ऑफिशियल्स कि इसका क्या स्टेटस है और क्या अपडेट है और इसमें कोई तरमीम हुई है कि नहीं। टैक्स टारगेट 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ वाजे करता रहा हूँ कि देखें ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है कोविड की जो है, और हम ये समझते हैं कि कोविड से पहले जो पहले 9 माह थे 17% ग्रोथ रेट जा रहा था, और अभी आखिरी क्वार्टर रहता था, आखिरी क्वार्टर में एफबीआर की ग्रोथ रेट जो है टैक्स रेवेन्यूज़ का वो सबसे हाईएस्ट हो जाता है, तो उसकी पेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वी वर कॉन्फिडेंट कि हम 4700-4800 अरब इस मौजूदा फिस्कल ईयर में भी कलेक्ट कर लेते हैं, अगर ये कोविड की वबा जो है जिससे शॉक नहीं लगा। और ये शॉक ये डेवलपिंग एक है, इस पे एडवाइज़र फाइनेंस ने भी जिक्र किया कि दिस इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, वी आर मॉनिटरिंग इट, बट बेस्ड ऑन द टैक्सेस दैट वर लेविड इन द प्रीवियस फाइनेंस बिल वी वर ऑन रूट टू कलेक्टिंग 4800 बिलियन रुपीज़ फॉर दिस फिस्कल ईयर। एहसास का इन्होंने कहा कि आपने रीनेम कर दिया, ये कर दिया। 4 कैटेगरीज हैं, सिर्फ पहली कैटेगरी वो है कि जिसका डेटाबेस पूल और सैंपल ड्रॉ किया गया है बिस्प के डेटाबेस से। बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं, 40 लाख की पहली कैटेगरी है और बाकी तकरीबन जो 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो दूसरी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उन सब में फ्रेश डेटा है, फ्रेश फंडिंग है और फ्रेश सैंपल जो है वो ड्रॉ किया गया है। इसके अलावा एनएफसी के ऊपर बात हुई कि वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने किया। हमारी भी कमिटमेंट है आइन के साथ, जो आइनी तकाजा होएगा, जो कोर्ट्स जिस तरह भी आइन को इंटरप्रेट करेंगे, ऑफ कोर्स वी आर कमिटेड कि हम भी उसको उसी तरह लेके चलें। अगर उन्होंने कोई टेक्निकल इशू उठाया है कि कोई एडवाइज़र या कोई नॉन इलेक्टेड मेंबर उसका मेंबर नहीं हो सकता या हो सकता है, एंड अगर कोई ऐसा टेक्निकल इशू है तो वी विल एड्रेस दैट टेक्निकल पॉइंट। उसके बाद
मेरे दोस्त जो चले गए हैं बड़ी पुरजोश तकरीर करके, और हमेशा या वो तकरीर के ख़त्म में शेक्सपियर का को कोट कह जाते हैं या को गालिब का कोट कह जाते हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की। एक्सपोर्ट्स की बात कम से कम इन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही मौसूफ वज़ीर थे कि जिन 5 सालों में एक्सपोर्ट्स में कमी आई, और कभी नहीं थकते इस ऐवान में एक्सपोर्ट्स का जिक्र करते हुए। मेरा इनको बड़ा आजिज़ाना मशवरा ये है कि तकरीर में से एक्सपोर्ट्स वाला पार्ट स्किप कर दिया करें, क्योंकि दैट्स नॉट हिज बेस्ट सूट। पाकिस्तान में शायद बड़े अरसे बाद की हुकूमत आई थी कि जिसने 5 साल में एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव की, और जनाब मौसूफ वज़ीर सरबराही कर रहे थे उस वक्त कॉमर्स डिवीज़न की। तो पहली बात तो ये, इन्होंने कहा कैटास्ट्रफी, PMLN जो नियर डिफ़ॉल्ट कैटास्ट्रफी छोड़ के गई थी, वो हम नहीं कहते, वो आलमी इदारों की रिपोर्टें पढ़ लें। वो दो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया था इनकी इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको। हमारे दौर में प्री कोविड 20% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हो रही थी। फरवरी के महीने में इसी साल फिस्कल ईयर डॉलर टर्म्स में 14% से ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी एक्सपोर्ट्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आया पूरी दुनिया के अंदर उसका असर आया, और हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जो है वो उधर फ़र्क पड़ा। हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई, हमारी इंपोर्ट्स भी नीचे गई, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी नीचे गई। इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि ये जितनी जल्दी पूरी दुनिया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट से नहीं ग्लोबल इकॉनमी से है, और जितनी जल्दी ग्लोबल इकॉनमी इस रिसेशन से बाहर निकलती है और इस शॉक से बाहर निकलती है, उतनी जल्दी इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिवाइव होंगी और इंशाल्लाह आगे ग्रो भी करेंगी। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब नीचे आ गया तो आपकी करेंसी क्यों डिवैल्यू हो रही है। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से मार्केट एक्सचेंज रेट में गए, तो पहले तो PMLN के जो आखिरी 6-7 माह थे उसी में बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गई थी, उसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया था। उसके बाद जब हम आए और मार्केट रेट एक्सचेंज रेट पे गए तो वो एक अपने मार्केट रेट पे गया और 150-155 पे जाके सेटल हो गया था। फिर जब कोविड आया तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, ब्राज़ीलिया की जो करेंसी है, वियतनाम की करेंसी है, जो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी है, सब पे एक रन हुआ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर, और वहाँ पे वॉलेटिलिटी आई आर्जी तौर पे, और फिर वो वॉलेटिलिटी क्योंकि फंड्स जो हैं उनका पुल आउट शुरू होता है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ। इसके बाद उन्होंने पॉइंट रेज़ किया शुगर प्राइस का। मेरा ख्याल है शुगर के ऊपर भी बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो लोग कम से कम इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, हम में से तो कोई हमारी इनकी क़यादत ज़रूर बेनिफिशरी है शुगर के उसकी, और पीपल सिटिंग हेयर जो है दे आर नॉट बेनिफिशरीज। और अगर आप शुगर के ऊपर एक थॉरो फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है और जिसका आप जिक्र भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि क्या क्या उस एनालिसिस के नतीजे में फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिसेस बाहर निकली हैं, तो ये पूरी कौम के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर ये सेक्टर एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इसकी पॉलिसीज़ रिफॉर्म होती हैं, ये सेक्टर रिफॉर्म होता है, तो ठीक है आपकी क़यादत जो है वो बहुत उसमें शुगर की ज़्यादा मिल्स हैं और सारा कुछ है, लेकिन देखें हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। और जब हम फाइनेंस और इकोनॉमिक टीम बात करती है और शुगर के ऊपर बात करती है, तो फिर हमें ये अपनी क़यादत को की जो है ना खुशनुदी लेने की हासिल करने से ज़रा थोड़ा सा मॉरल करेज डेवलप करके हमें इस रिपोर्ट की खराज तहसीन निश्चित करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए, और हमें इस रिफॉर्म मिल के रिफॉर्म करना चाहिए शुगर की इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इससे कॉटन का भी ताल्लुक है, इससे पानी का भी ताल्लुक है, इससे टैक्स एवेजन का भी ताल्लुक है, इससे एक्सपोर्ट बेस्ड सब्सिडीज़ का भी ताल्लुक है। हॉट मनी की बात हुई, तो हॉट मनी जितना आया था जिसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बने थे, स्पेशली इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट कि जो फॉरवर्ड स्वॉप्स हैं उनकी क्लियरेंस भी हुई। $4-5 अरब हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्लियर हुई, और $4-5 अरब इसके अलावा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हमारे इस फिस्कल ईयर के अंदर रिजर्व्स बढ़े। तो वो तो $2-3 अरब थे ना जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को निकालें तो ये 4-5 गुना ज़्यादा बनता है जो आपका डॉलर के जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आपने स्टेट बैंक की क्लियर की या जो आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात की, कल मैं ये ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ अपने, कि वो जो बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया गया, ट्रेजरी बिल्स को कन्वर्ट किया गया बॉन्ड्स में, मैंने कल भी वाजे किया था कि वो 70% जो बॉन्ड्स हैं वो फ्लोटिंग रेट्स पे हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के ऊपर हैं। तो वो जब एक्सचेंज रेट आपका नीचे जाएगा तो अगले जब भी उनका अगला मैच्योरिटी पीरियड है 5-6 महीने का, उसके बाद वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स उनके अंदर उस 70% में कमी आ जाएगी। जो बाकी 30% हैं उसमें से 600 अरब के करीब ऑलरेडी जो हैं वो करंट फिस्कल ईयर में लाइबिलिटीज़ जो हैं वो रिटायर हो चुकी हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सनसनी फैलाई इस खबर के इर्द गिर्द के जैसे को बड़ा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके किसी को फ़ायदा पहुँचाया गया, तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा 2014 में जब पॉलिसी रेट 7-8% के करीब था मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स 12-13% के ऊपर इशू किए गए थे।
नवीद कमर साहब को याद होएगा कि 2014 में और इस ऐवान में भी उस वक्त बाद में ये बात होती थी, तो मैं ज़रा उनको ये याद दिलाता रहूँ तो कि ऐसे इसको सेंसेशनलाइज ना करें। डेट एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर जिक्र किया, वो बार बार उन्होंने अपनी तकरीर में किया कि लेकिन जब भी मैं उनका जवाब देता हूँ वो कमरे में मौजूद ही नहीं होते, इसलिए वो जब अगली दफ़ा उनको मौका मिलता है चाहे सेनेट की रिकमेंडेशंस के ऊपर या कट मोशंस के ऊपर या वैसे किसी, तो उसकी आड़ में वो फिर वही पॉइंट कह जाती हैं। उन्होंने कहा जी 12,000 अरब 13,000 अरब का इजाफा हुआ, इसमें से कितनी रकम है जो डी वैल की थी, जो 70% रकम वो है जिसका डी वैल्यूएशन का इम्पैक्ट है इस डेट प्राइस में, और डी वैल्यूएशन प्लस जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने पे किया माजी की हुकूमतों के लिए हुए कर्ज़ों के ऊपर, नंबर 1, तो ये 70% बनता है। इसके अलावा 1200 अरब रुपए का एक रिज़र्व कैश बफर क्रिएट किया गया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ज़ीरो बोरोइंग फ्रॉम 1 जुलाई हमने शुरू की, तो ये 1200 अरब जो है ये अभी तक मौजूद है पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट्स के अंदर। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि कोई खुफिया रिपोर्ट काबीना को पेश की गई मीशत की, मैं सारी काबीना की मीटिंग्स अटेंड करता रहा हूँ, मेरी तो पेश की गई जिसका इन्होंने जिक्र किया और उसके ऊपर भी सनसनी फैलाने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने कहा कि आपने कितने कर्जे वापस किए, हमने तकरीबन 10 अरब डॉलर सालाना पहले 2 साल के अंदर, हर साल 10 अरब डॉलर एक्सटर्नल कर्जे वापस किए, और इन 2 सालों के अंदर जो सिर्फ कर्ज़ों पे सूद अदा किया, सूद वो 5,000 अरब के करीब है। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू को डबल कर दिया। अगेन ये नंबर स्पिनिंग जो है ना, ये एक हॉलमार्क और इनका ब्रांड बन गया था इनकी हुकूमत में। अनफॉर्चुनेटली ये हैबिट इन्होंने कैरी ऑन की है ऑपोजिशन के अंदर भी। रेवेन्यू डबल करने से तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा रेवेन्यू डबल हो गया। टैक्स टू जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ था? 1.5%, 2%, 5 साल में, ये बताएं ना। रेवेन्यू डबल हो गया, टैक्स टू जीडीपी जनाब 1.5 से 2% ही इंक्रीज हुआ था, जहां तक मेरी याददाश्त है। आई डोंट हैव द प्रिसाइज नंबर बट आई कैन गेट इट। और वो भी कैसे इंक्रीज हुआ था? इंपोर्ट बेस्ड टैक्सेस के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, फिर विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया, फिर और रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा दी गई, और ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट करके इंपोर्ट्स की भरमार शुरू हुई, और वहाँ से जो है वो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई। उसके बाद मोहतरमा चली गई हैं, उन्होंने कहा आप बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, आपने झूठ बोला, ये किया। देखें, यू नो, इफ़ एनीवन हैज़ हैड अ रफ एक्सपीरियंस एट देयर टाइम एट क्यू ब्लॉक, तो वो उसको मेरे ऊपर तो ना अज्यूम करें कि हमें भी, हम तो एक कंसेंसस के साथ, हम तमाम इकोनॉमिक मिनिस्टर्स रोज़ाना दिन रात बैठ के और एक मशवरे के साथ हमने बजट बनाया, एंड वी वर ऑल इन्वॉल्व इन इट, यू नो। अगर इफ एनीवन ड्यूरिंग देयर ओन टाइम वाज केप्ट एट द मार्जिन्स, देन डोंट, यू नो, पुट इट ऑन मी, डोंट पुट योर दैट प्रोजेक्शन ऑन मी, यू नो। वो एक आपका अपना कोई हैंगअप होएगा, सो डोंट, यू नो, सो मुझे मेरे पे क्यों नज़ला उतारा जा रहा है उस बात का। पेट्रोल प्राइसेस जो हमने रिड्यूस की, जाके चेक कर लें, इंडिया में क्या है, श्रीलंका में क्या है, हमारे खित्ते में क्या है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन किया गया। ये भी इन्होंने कहा गया कि जी आपने पीडीएल कितना कर दिया, कितना कर। पीडीएल उसी लिमिट में है जो मुस्लिम लीग नून जो सीलिंग सेट करके गई थी, पीडीएल की वही लिमिट है। सेल्स टैक्स 17% है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में ऑयल प्राइसेस नीचे गई थी तो ये सेल्स टैक्स 56%, 60% तक चला गया था। तो ऐसी बात नहीं है, जो सीलिंग आपने पीडीएल की सेट की थी जाते हुए वही है, और सेल्स टैक्स का रेट भी वही है। ग्रोथ नेगेटिव के ऊपर बात हुई कि जी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है बहुत, इसमें इसको भी सनसनी देने की कोशिश की गई। तो आईएमएफ का भी एनालिसिस आया है कि किस मुल्क में 6% माइनस ग्रोथ है, किस मुल्क में 4% माइनस ग्रोथ है। आईएमएफ और मुख्तलिफ इदारों का एक तखमीना है कि 4 से 6% 200 ममालिक की जो मजमूई इकॉनमी है, जिसको हम ग्लोबल इकॉनमी कहते हैं, उसमें श्रिंकेज है, उसमें कंट्रैक्शन है। पाकिस्तान में उन्होंने 0.4% का तखमीना लगाया, विच इज़ करंटली इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्शन एज वेल। तो इस कोविड की वजह से कंट्रैक्शन आई है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप बाकी ममालिक देखें, इंडिया में देखें कितनी कंट्रैक्शन आई है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कम कंट्रैक्शन आई है। फिर यहाँ पे बात हुई प्रोजेक्शंस के ऊपर कि बजट डेफिसिट कितना था, कितना कहा गया। मैं यहाँ पे एक बात वैसे ये आपको बताऊँ कि पिछले जो इन दोनों हुकूमतों के 10 साल थे, उसमें से 8 साल ऐसे थे कि जिसमें कोई कोरोना की वबा नहीं आई थी। 8 सालों में रेवेन्यू टारगेट को मिस किया गया था। आखिरी साल में मुस्लिम लीग नून के कोई कोरोना की वबा नहीं आई थी। 5% से कम का बजट का खसारे का तखमीना लगाया गया था, 6.6% पे क्लोज किया गया था। तो यू नो, हमने पिछले फाइनेंस बिल में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिल पास किया, जिसके तहत एक इन्हांस्ड डिस्क्लोजर, फॉर्मेट्स की चेंजिंग, टैक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उसकी पब्लिकेशन जो है अब हुकूमत पाकिस्तान पे पाबंद कर दिया गया। ये हमने खुद किया पिछले साल फाइनेंस बिल में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमने किया। हमारी हुकूमत ने आके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को फाइनेंस डिवीज़न के नीचे से निकाल के इसको दूसरे डिवीज़न में प्लानिंग के अंदर बना के एक ऑटोनमस इदारे के तौर पे वहाँ पे इसको रखा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि जिसके क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती थी कि ये जो पब्लिश होते हैं इसके ऊपर पिछली हुकूमतों में भी बड़े सवाल उठाए गए, तो इसलिए हमने वॉलंटरीली हमने ये काम किया। मुफ्ती साहब ने बात की कि हेल्थ के ऊपर आप ज़्यादा खर्च करें, और बिल्कुल कर रहे हैं। जो इस मरतबा जो हमने टैक्स एक्सपेंडिचर इस साल किया है और अगले साल तकरीबन 49 बिलियन रखा है, ये माजी के वफाक के बजट से तकरीबन दुगना है। और इसके अलावा 50 बिलियन के हम PSDP के अंदर मैचिंग ग्रांट्स बेसिस के साथ प्रोविंसेस के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इसके अलावा जो NDMA को खर्चा दिया जा रहा है, जो वो PPEs डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोवाइड कर रहा है प्रोविंशियल हॉस्पिटल जो प्रोविंसेस के अंदर मौजूद हैं, वो एक अलहदा हमारी सपोर्ट है। जो इमरजेंसी फ़ंड्स रखे गए हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए रखे गए हैं, 100 अरब एक इमरजेंसी फ़ंड अलहदा रखा गया है और दूसरे फ़ंड्स रखे गए हैं, वो भी इस चीज़ से अलहदा है। तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। आई होप के आई हैव ट्राइड टू एड्रेस